हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसकी पवित्रता और उसकी पारदर्शिता भारत के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यह बात तो हम सभी जानते हैं और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि यार किसी भी लोकतंत्र में आपका जो चुनाव है वो अगर एकदम पारदर्शी तरीके से हो रहा है, उसको लेकर किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं है, तो यह चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यह बात भी हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत में चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उसको लेकर निरंतर सवाल उठते रहे हैं। चुनावों की प्रक्रिया जो है उसको लेकर भी बार बार सवाल उठे हैं कि चुनावों की प्रक्रिया में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जिस तरीके से परिवर्तन किए जा रहे हैं, क्या ये कानून सम्मत है, क्या ये जो है चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित तो नहीं करते हैं। तो अभी ऐसा ही एक आदेश भारत के निर्वाचन आयोग ने दिया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए निर्वाचन आयोग को एक नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग को एक नोटिस जारी किया गया है और उनसे कहा गया है कि आप जो है इसका जवाब दीजिए कि भाई ऐसा आपने क्यों किया है। तो ये क्या बदलाव था और ये भारत के चुनावों के पारदर्शिता में क्या परिवर्तन ला सकता है, अगले कुछ मिनटों में आपको मैं इसको समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2026 या 2027 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे P2I बैच से आप जुड़ सकते हैं। आज से जुड़ने की अंतिम तिथि आज है, याद रखिएगा, सेल की अंतिम तिथि आज है। कल से नया बैच आएगा, तो अभी आप अगर सेल में जुड़ना चाहते हैं तो आप आज ही जुड़ जाइए। एजे लाइव कोड लगा के 2026 का बैच आपको 26,999 में और 2027 का बैच आपको 27,999 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। याद रखिए, आपको इन बैचेस में प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की, इसीलिए इसको हम P2I बुलाते हैं, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की आपको जो भी मदद चाहिए, आपको सारी सहायता इन बैचेस में मिलेगी। कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी जो कवर ना की जाए। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के इन बैचेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से क्षमा कीजिएगा, एक बार जल्दी से अपनी चर्चा पे आ जाते हैं। हां जी, तो हुआ क्या, भारत में एक कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं। भारत में एक सेट ऑफ कानून है, एक कानून है जिसको हम कहते हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। 1961 का यह कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है कि निर्वाचन जो है, यह प्रक्रिया भारत में कैसे कराई जाएगी, इसको तय करने के लिए यह कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 भारत में है। तो अभी क्या हुआ, पिछले महीने इसमें एक बदलाव किया गया और यह बदलाव किसने किया, भारत के कानून मंत्रालय ने किया। कानून मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग की सलाह पर, याद रखिएगा, ऑब्वियसली अगर निर्वाचन से जुड़ा कानून है तो कानून मंत्रालय जो है बिना निर्वाचन आयोग की सलाह के तो उसको बदलेगा नहीं। तो निर्वाचन आयोग की सलाह के साथ जो है कानून आयोग ने चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग की सलाह के साथ इसको बदला और इसमें एक बड़ा बदलाव किया। और इसमें बदलाव क्या किया गया, इसमें जो है बदलाव किया और इसमें बदलाव क्या किया गया, एक परिभाषा बदली। देखिए कानून में क्या होता है, कई बार टेक्निकलिटीज होती हैं जिनको बदला जाता है। अब उनका फर्क क्या पड़ता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें इन्होंने क्या किया, चुनावी दस्तावेज की परिभाषा को बदल दिया। चुनावी दस्तावेज जो होते हैं उनकी परिभाषा को बदल दिया, इसकी परिभाषा में संशोधन कर दिया। और इसकी परिभाषा में क्या संशोधन किया कि चुनावी दस्तावेज में अब किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी, कि मान लीजिए कोई भी वीडियोग्राफी की गई है वो, या फिर सीसीटीवी फुटेज, ये जो है शामिल नहीं होगा। अब अगर चुनावी दस्तावेज की परिभाषा जो होगी तो उसमें आपके पोलिंग बूथ पे जो वीडियोग्राफी की गई है, जो सीसीटीवी फुटेज वहां की जमा की गई है, वो कुछ भी अब आपके चुनावी दस्तावेजों में शामिल नहीं होगा। इस कानून के तहत, इस कानून के अंतर्गत जो चुनावी दस्तावेज की परिभाषा है उस परिभाषा में यह परिवर्तन, यह बदलाव किया गया। अब एक बार यह समझते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है ये आर है, वी नहीं है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो हैं ये क्या कहते हैं कि यदि निर्वाचन होता है तो निर्वाचन के बाद पूर्ण पारदर्शिता के हित में, पारदर्शिता के लिए अगर कोई भी व्यक्ति
चुनावी दस्तावेजों की प्रतिलिपि मांगता है। मान लीजिए चुनावी दस्तावेज जो है उसकी प्रति मांगी जाती है, तो वो चुनाव आयोग को देनी होगी। तो चुनाव आयोग जो है वो प्रति देगा। तो अभी इसमें क्या हुआ, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे आज से कुछ महीने पहले, उसमें किसी व्यक्ति को, एक एडवोकेट है, याचिका करता है, उनको यह डाउट हुआ कि यार डेटा ठीक नहीं है। जैसा कई लोगों को डाउट होता है इलेक्शन के बाद, उनको यह संदेह हुआ, यह डाउट हुआ कि यार ये चुनाव का डेटा ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, चुनाव आयोग से अपने क्षेत्र के चुनावी दस्तावेज, सारे के सारे दस्तावेज मांग लिए कि भाई आपके पास जो भी दस्तावेज हैं, आपके पास भाई क्या क्या है, आपके पास जो भी फॉर्म है, जो भी आपके पास 17C होता है कि हर बूथ पर कितने लोगों ने वोट दिया, इसका जो डेटा होता है, नंबर, आंकड़े केवल, उनके और नाम इत्यादि नहीं, कि भाई इस बूथ पे कितने वोट डले, इस बूथ पे कितने वोट डले, आपके उस क्षेत्र की जो सीसीटीवी फुटेज है। याद रखिएगा इलेक्शन के दौरान सीसीटीवी फुटेज जो है कोई भी आपके जो मशीन होती है, मशीन के ऊपर नहीं होती, यानी कि आप बटन किसका दबा रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं, यह किसी सीसीटीवी में कैप्चर नहीं होता, यह गोपनीय रखा जाता है। तो बाकी क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज वगैरह इस वकील ने जो है चुनाव आयोग से मांगी, और जब चुनाव आयोग ने उसको देने में आनाकानी करी तो यह व्यक्ति पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चला गया। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो है, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या किया, उसने यह देने का आदेश दिया कि भाई आप जो हैं ये सारे दस्तावेज जो है देने के लिए बाध्य हैं, ये दस्तावेज आप प्रदान करें। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस आदेश के तुरंत बाद भारत के कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग से विचार विमर्श करके इस कानून में संशोधन कर दिया। यानी कि अब आने वाले समय में क्या होगा, अब आने वाले समय में क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति चुनावी दस्तावेज मांगता है तो उसमें उसको वीडियोग्राफी और सीसीटीवी की फुटेज नहीं दी जाएगी। यह बात स्पष्ट हो गई है। निर्वाचन आयोग का इसमें कहना यह है, देखिए दोनों पक्ष समझते हैं कि जिन लोगों ने, फिर उसके खिलाफ कांग्रेस के जयराम रमेश जो है, कांग्रेस के बड़े नेता है जयराम रमेश, वो सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी शिकायत की कि यार ये तो आप चुनावों की पारदर्शिता कम कर रहे हो। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों की पारदर्शिता और बढ़नी चाहिए। तो बेहतर तरीका तो यह है कि चुनाव आयोग खुद से ही इन सारी चीजों को अपलोड कर दे अपनी वेबसाइट वगैरह पे, किसी के मांगने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। उल्टा चुनाव आयोग क्या कर रहा है, इन चीजों को गोपनीय कर रहा है, इन चीजों को लोगों को देना बंद कर रहा है। निर्वाचन आयोग का तर्क यहां पर यह था कि भाई जो लोग वोट देने जा रहे हैं, अगर किसी भी रैंडम इंसान को, किसी भी व्यक्ति को माफ कीजिएगा, उनका सीसीटीवी फुटेज दिया जाएगा तो उसमें जो लोग वोट देने गए हैं उनकी निजता का हनन होगा। ठीक है, यहां पर यह तर्क जो है कुछ हद तक वैलिड भी है, कुछ हद तक इनवैलिड भी है। वैलिड यह है यार कि हो सकता है मैं लोगों से छुपकर वोट देने गया हूं, मैंने किसी को बताया नहीं हो कि मैं वोट देने गया हूं, लेकिन वोट देना तो एक सार्वजनिक प्रक्रिया है। अगर मैं जाके वहां पे, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना चेहरा ढक के वोट देके आ जाऊंगा। मैं अगर सार्वजनिक तौर पर एक लाइन में खड़ा हूं और वहां पर लाइन में लग के जाके मशीन में बटन दबा के आ रहा हूं, तो ऐसी गोपनीय प्रक्रिया यह कुछ है नहीं। तो इसीलिए निर्वाचन आयोग का जो तर्क है उसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू यहां पर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई में एक सवाल और पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए आपने यह परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन क्या आपने प्रत्याशी को इसका एक्सेप्शन बनाया है कि नहीं, क्या प्रत्याशी इसका अपवाद है कि नहीं। मान लीजिए मैं एक प्रत्याशी था चुनाव में और मुझे संदेह है कि चुनाव ठीक नहीं हुआ, चुनाव में गड़बड़ हुई है, तो क्या आप सीसीटीवी और वीडियोग्राफी मेरे को दोगे कि मेरे को भी नहीं दोगे। तो अभी जो संशोधन किया गया है उसमें प्रत्याशी भी अपवाद नहीं है, यानी कि प्रत्याशी को भी सीसीटीवी और वीडियो फुटेज नहीं मिलेगा अभी के कानून के हिसाब से। यह बात जानते ही सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया कि यार इस पर तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप एक बार बताइए कि यह प्रावधान क्या है, आपने इनको क्या सोचकर और क्यों लागू किया है, यह आपको जवाब देना पड़ेगा। 17 मार्च की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है कि 17 मार्च जो है तब तक आप इसका जवाब दीजिए और हम लोग जो है इस पर तब सुनवाई करेंगे कि यह जो संशोधन आपने किया है यह संशोधन उचित है या अनुचित है। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि पारदर्शिता जो होती है, उसके जो कानून बनते हैं उनका एक बड़ा लक्ष्य यह होता है कि उन कानूनों का प्रयोग ना करना पड़े। यह मैं आपको पहले भी एक आध बार समझा चुका हूं। आरटीआई के परिप्रेक्ष्य में, आरटीआई कानून भी जब लाया गया था
तो उसका लक्ष्य यह नहीं था कि हर सूचना के लिए आपको एक एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़े और आपको वो सूचना मिले। आरटीआई कानून का लक्ष्य यह था कि आरटीआई से प्रभावित होकर सरकारी विभाग खुद ही इतने पारदर्शी हो जाएं कि सारी सूचना वैसे ही अपनी वेबसाइट पर डालना शुरू कर दें कि यार आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी हमारी वेबसाइट पर है। तो ऐसे ही चुनावी आंकड़े भी जो हैं उनको बेहतर तो यह रहेगा कि अगर निर्वाचन आयोग खुद ही अपलोड कर दे और किसी याचिकाकर्ता के उनके मांगे जाने की आवश्यकता रहे ही ना। तो आगे जाके इस मामले में क्या सुनवाई होती है, क्या चर्चाएं होती हैं, उस पर हम लोग नजर रखेंगे। और कुछ भी अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग का पक्ष आता है, मत आता है, तो आपको सबसे पहले वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप 2026 या 2027 में परीक्षा देने वाले हैं यूपीएससी की, तो हमारे P2I बैचेस से जुड़ने की आज लास्ट डेट है, याद रखिएगा। 2026 वाला बैच 26,999 में है, 2027 वाला बैच 32,999 में है। आप एजे लाइव कोड लगाकर इन डिस्काउंटेड प्राइसेस पर इन बैचेस से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कर सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।